मुकेश सहनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कांग्रेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अब रालोजपा को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनको इस चुनाव में कितने सीट मिलेगा। एलजेपी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, वो ऑलरेडी दरकिनार है। मुझे नहीं लगता कि पासवान समाज के वोटर आज आपके साथ हैं। हमको जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि बमुश्किल 5 से 6 सीटें आरएलजेपी को देने का प्लान बनाया गया है। वो अपने बेटे के सहारे विधानसभा चुनाव मतलब इस तरीके से अपनी नैया पार करवा पाएंगे। वो कहीं भी इधर उधर होते हैं तो मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव से भी बुरा हश्र इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का हो। चिराग पासवान को वो सीटें मिलती है तो निश्चित रूप से ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा बल्कि विरासत की जंग बनेगी। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह की अटकलें चलनी शुरू हो गई है। आज हम लोग महागठबंधन की बात करेंगे। महागठबंधन में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाने से जो बातें आती है वो ये है कि अंदर खाने काफी कला तेज हो गई है। आज हम लोग रालोजपा की बात करने वाले हैं जो कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को लेकर इन दिनों बिल्कुल भी कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, लेकिन रालोजपा को लेकर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। क्या उनको कितनी सीट दी जाएगी या एक बार फिर से उनको दरकिनार कर दिया जाएगा? इस पर आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जो है राकेश सिंह मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी कला जो है वो तेज होती नजर आ रही है। मुकेश सहनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कांग्रेस प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो अब रालोजपा को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनको इस चुनाव में कितने सीट मिलने वाले हैं या एक बार फिर से उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। देखो दिव्या, बात ऐसी है कि आरएलजेपी जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, वो ऑलरेडी दरकिनार है। एनडीए से उनको हटाए जाने के बाद वो अपना एक ठौर तलाश कर रहे हैं और महागठबंधन में उनको ठौर मिलता फिलहाल अभी दिख रहा है, लेकिन सीटों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको काफ़ी कम सीटें दी जाएंगी। हमको जो जानकारी मिल रही है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि बमुश्किल 5 से 6 सीटें आरएलजेपी को देने का प्लान बनाया गया है और इसी में उनको संतुष्ट होकर अगर उनको महागठबंधन में रहना है तो उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं तो वो जिस तरह से 24 के लोकसभा चुनाव में वो हाशिए पे ढकेल दिए गए थे, वो कहीं के नहीं रहे थे, इस विधानसभा चुनाव में भी उनका वही हश्र होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि अंततः कहीं ना कहीं उनको ये बात माननी पड़ेगी और जो सीटें महागठबंधन से तय होगी उसी पे उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। दिव्या सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब उन्होंने जिस तरीके से उनको लेकर तमाम तरह की बातें चलती है, लेकिन ये भी तो खबरें आ रही है कि उनको एक बार फिर से जो है दरकिनार कर दिया जाएगा। अगर उन्हें उनकी उम्मीद से बहुत कम अगर सीट दी जाएगी तो क्या वो महागठबंधन के साथ टिके रहेंगे या फिर कहीं और चले जाएंगे? देखो, उनकी मजबूरी है, अभी वो अभी कहीं नहीं है। उनके साथ सांसदों विधायकों का जो उनके साथ जो लोग थे उनका क्या हश्र हुआ वो 24 के लोकसभा चुनाव में लोग देख चुके हैं। उनकी क्या पकड़ है समाज में और पार्टी में, और वो अपने दलितों का नेता होने का, पासवान का नेता होने का जो दावा करते हैं उसकी क्या स्थिति है, ये सभी लोगों ने देख लिया है। तो कहीं ना कहीं उनको महागठबंधन में ही ठौर तलाशना पड़ेगा, नहीं तो पशुपति कुमार पारस कहीं के नहीं रह जाएंगे। और मेरा मानना है कि उनको जो 4-5 सीटें मिलेंगी उसी में संतुष्ट होके उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि उनके जो बेटे हैं यशराज, वो अभी जो है अलौली में अभी कैंपेन कर रहे हैं, लगातार जो है उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उनको लगता है कि अलौली की सीट महागठबंधन की ओर से उनकी पार्टी को दी जाएगी। हालांकि इस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है, सीट बंटवारे पर लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। ये जो 2 नए दल आए हैं, एक आरएलजेपी और एक झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन दोनों को लेकर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि अंततः पशुपति कुमार पारस को जो सीटें दी जाएंगी वो उनको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर वो कहीं भी इधर उधर होते हैं तो मेरा मानना है कि लोकसभा चुनाव से भी बुरा हश्र इस विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का होगा। सर, एक
सवाल है कि पशुपति कुमार पारस इन दिनों लगातार चिराग पासवान को लेकर के भी बोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं चिराग पासवान को लेकर के अगर उन्हें अकेले मैदान में छोड़ दिया जाए तो 2-3 से ज्यादा उन्हें सीटें नहीं आएंगी। तो क्या लगता है जब खुद ही आप उस स्थिति में, खुद परिस्थिति में वैसे फंसे हुए हो, तो दूसरे पर तंज करना कितना सही है? देखो, ये लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट गेन किया और इसको लेकर उनकी एनडीए में एक पकड़ बनी है। वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, उसी बूते उनके पांचों के पांचों सांसद जो है चुनाव जीते हैं। हालांकि अभी भी जो है वो चिराग पासवान भले प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हों, लेकिन चिराग पासवान कहीं न कहीं उनसे काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हाजीपुर में तुमने देखा कि हाजीपुर में उनका क्या हश्र हुआ। हाजीपुर से न सिर्फ चिराग पासवान चुनाव जीते, बल्कि उनके जो पांचों कैंडिडेट थे जहां जहां से चुनाव लड़े वो जीते। तो ऐसे में पशुपति कुमार पारस का ये कहना कि चिराग पासवान 3 सीटों पर और 5 सीटों पर सिमट जाएंगे, भाई पहले आप अपनी पार्टी को देखिए ना कि आपकी क्या स्थिति है। आपकी स्थिति आज बिहार में ये है कि मुझे नहीं लगता कि पासवान समाज के वोटर आज आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान की ओर मुखातिब है और इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को मिला है और विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा चिराग पासवान को ही मिलने जा रहा है। तो ये दावा करना कि चिराग अलग होकर लड़े, पहले आप अपना घर देखिए, अपने घर को बचाइए। अपने घर को तो आप बचा नहीं पाए, पार्टी तोड़ी, पार्टी तोड़ने के बाद सांसदों को अलग किया, अंततः क्या हुआ वो 24 के लोकसभा चुनाव में सभी ने देखा है। इसका जिक्र करने का कोई बहुत यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके बेटे जो हैं अभी अलौली से कैंपेन कर रहे हैं और मुझे लगता है तो क्या सर वो अपने बेटे के सहारे विधानसभा चुनाव मतलब इस तरीके से अपनी नैया पार करवा पाएंगे? बेटा जिस तरीके से उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो नैया उनकी पार हो पाएगी इससे? देखो, वो अलौली जो है वो रामविलास पासवान जी पहली बार वहीं से विधायक बने। जब उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया तो पहली बार उन्होंने सबसे कम उम्र का विधायक होने का खिताब वहाँ से हासिल किया। उसके बाद से वहाँ से ये भी रहे हैं विधायक और अब जो है उस परंपरागत सीट पर अपने बेटे को वो लड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनडीए के खाते में वो सीट जाती है और चिराग पासवान को वो सीटें मिलती है तो निश्चित रूप से ये चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा बल्कि विरासत की जंग बन जाएगा। क्योंकि ये दावा करते हैं कि हम जो है रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी हैं, रामविलास पासवान ने हमको सारा कुछ सौंप के गए हैं, जबकि चिराग पासवान दावा करते हैं कि उनके पुत्र होने के नाते उनके असली उत्तराधिकारी हम हैं। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है वो चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है और मिला भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को इसका फ़ायदा मिला है और अगर कहीं ना कहीं एनडीए के खाते में अगर अलौली सीट जाती है और चिराग पासवान को सीट दी जाती है तो निश्चित रूप से मुकाबला काफ़ी रोचक होगा और ये विरासत की जंग होगा। और तब देखना पड़ेगा कि आखिर वास्तव में जो रामविलास पासवान हैं उनको जो उतना उत्तराधिकारी होने का ये दावा करते हैं तो वास्तव में इनके उत्तराधिकारी कौन है ये वहाँ देखने को मिलेगा। दिव्या सर, कहीं ना कहीं सारे लोग जानते हैं कि जब एनडीए से रालोसपा हटी थी तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए वो महागठबंधन की तरफ गए थे। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लग रहा है सर कि उनको महागठबंधन में काफी ज्यादा दरकिनार किया जा रहा है? उनको लेकर के कभी भी बातें नहीं होती है, फ्रंट फुट पर आकर कोई बातचीत नहीं करता, ना ही पशुपति कुमार पारस भी सामने आकर बोल पाते हैं कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे इतनी चीज चाहिए। तो आखिर क्या रीजन क्या है सर? कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं महागठबंधन? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे है। उनकी पार्टी की स्थिति क्या है वो सभी लोग जानते हैं। उनको जो मिला उसको उन्होंने संभाल के नहीं रख पाया। उनकी पार्टी से जो जितने सांसद वहाँ गए उनके पास गए वो सारे के सारे का लोकसभा चुनाव में क्या हासिल हुआ, एक भी वहाँ से एक बीना सिंह जो है वो भी लोजपा रामविलास में जाके वहाँ से चुनाव जीती। बाकी लोगों को क्या हासिल हुआ वो पिछले लोकसभा चुनाव में लोगों ने देख लिया है। तो आज उनकी पार्टी का कहीं कोई अस्तित्व नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से जो महागठबंधन से उनको सीटें मिलेंगी, हाँ ये तय हुआ है कि उन पर विचार किया जा रहा है। पिछली बैठक में भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की पिछली बैठक हुई उसमें भी ये कहा गया कि ये जो 2 नए दल हैं उनको इसमें शामिल कराया जाएगा और जो भी सीटें उनको दी जाएंगी 5-6 सीटें मुझे लगता है कि उनको मिल सकता है। हालांकि इससे कम भी हो सकती हैं सीटें, लेकिन इतनी भी सीटें मिलती है वो जो है हाजीपुर खगड़िया की जो विधानसभा की जो सीटें हैं, खगड़िया ज़िले और हाजीपुर की जो सीटें उन पे उनका फोकस है और वहाँ से वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। उनके बेटे जो है अलौली से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा
कि अंततः पारस को कितनी सीटें मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो एनडीए में उनकी पार्टी को नहीं दी जा रही है और यही कारण है कि अभी तक वो हाशिए पे पड़े हुए हैं। दिव्या सर, ऐसा भी तो हो सकता है जैसा हाल उनका एनडीए में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। जब वो एनडीए में थे तब वो लोकसभा चुनाव में उन्हें सीट नहीं दी गई थी एक भी। जब उसके बाद वो महागठबंधन में गए तो अब महागठबंधन में भी तो वैसा हाल हो सकता है सर उनके साथ। अब क्या महागठबंधन में जिस तरीके से अगर वैसा हाल देखने को मिलेगा तो क्या वो पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं? महागठबंधन जैसे बड़ा दल है, इतना बड़ा दल है, क्या वो गठबंधन छोड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं? गठबंधन छोड़ने का कोई बात ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि अगर वो अकेले कहीं, उनकी कोई हैसियत, मैंने पहले भी कहा है कि पशुपति कुमार पारस की बिहार में उनकी जो पार्टी है उसकी कोई हैसियत अभी नहीं है, और अगर वो अलग होते हैं महागठबंधन से तो ये उनकी भारी चूक होगी। और इसका पारस तो लगातार ये चीज बोलते हुए नजर आते हैं कि हम पासवान के बड़े नेता हैं, मुझे अच्छा खासा वोट बैंक है, चिराग की क्या ही औकात, मेरे सामने बहुत सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार किस तरीके से सर, अगर अपने आप को अलग करके अलग चुनाव लड़ते हैं तो आखिर क्यों नहीं उन्हें वोट मिलेगा? देखो, दावा करना एक अलग बात है और ज़मीनी हकीकत एक अलग बात होती है। पासवान के नेता कौन है, पासवान समाज के नेता कौन है, ये सभी लोग जानते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पारस को पासवान समाज आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक जो लोग हैं वो आज भी चिराग पासवान के साथ हैं, और इसका फ़ायदा जो है पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को मिला है। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी को ही, पासवान समाज का अधिकांश वोट जो है वो पासवान समाज का चिराग पासवान की पार्टी को ही मिलेगा। भले पारस अपना दावा कर रहे हो, लेकिन उनके दावे में कहीं दम नहीं है, क्योंकि ज़मीनी हकीकत क्या है ये मैदान में जाने पर पता चलता है। और ये साफ है कि पासवान समाज के अधिकांश जो लोग हैं वो आज भी चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं, और कहीं से भी वो पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है। वो विरासत की जंग में भले अपने आप को उनका उत्तराधिकारी होने का, रामविलास पासवान जी के उत्तराधिकारी होने का दावा करते हो, लेकिन आज भी जो लोग हैं वो उत्तराधिकारी जो है वो चिराग पासवान को ही मानते हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में पशुपति कुमार पारस को लेकर कितनी सारी बातें चल रही है। पशुपति कुमार पारस एक बार फिर से हाशिए पर जाएंगे या फिर उन्हें जितनी सीटें चाहिए, महागठबंधन से जितनी उम्मीदें हैं उसके हिसाब से उन्हें सीट दी जाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस का हाल भी वैसा ही होने जा रहा है जैसा उनका हाल एनडीए में था। खैर, अब आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। तो आज की इस स्पेशल चर्चा में सिर्फ इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे